Welcome to all in the today's lecture of the microprocessor series. Today we will discuss unit 4 of the microprocessor subject. In this unit, we have discussed the one topic of the programming techniques, which is looping, counting, and indexing. So by this, we have already studied that what is the function of the loops, what is the function of the counters, and what is the necessity of the indexing. In today's lecture, we going to the application of these functions of the looping and the counters. ठीक है? इसका बेसिक एप्लीकेशंस होता है आपके टाइमर्स में. ठीक है? और बेसिकली टाइमर्स क्या करते हैं, जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे. और यहाँ पे हम जो टाइमर का सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो टाइमिंग डिले प्रोवाइड करवाने के लिए करेंगे. यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शंस के बीच में जब कोई टाइम डिले होता है तो उस टाइम डिले को जनरेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स के थ्रू हम उनको जनरेट करवा सकते हैं. ठीक है? सो क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू राइट द अ प्रोग्राम इन द असेंबली लैंग्वेज फॉर द 8085 टू जनरेट अ टाइम डिले फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सपोज वो टाइम पीरियड आपका माइक्रो सेकेंड से लेकर के आपका कितना हो सकता है, सम सेकंड्स. ठीक है? यानी कि आप कुछ मिली सेकंड से लेकर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड तक का टाइम डिले जनरेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग बाय द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द विच इज रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन द 8085. जब हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग टेक्निक ऐसी होती है जिनसे हम और ज्यादा टाइम डिलेस ले सकते हैं. ठीक है? तो बात हम, क्योंकि हम अभी 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही पढ़ रहे थे, 8086 माइक्रो प्रोसेसर उसका एडवांस वर्जन है, तो ये जो टाइम डिले हम पढ़ेंगे ये प्रोग्राम्स होंगे और ये दोनों में वर्क करेंगे, 8085 में भी और 8086 में भी. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ टाइमर? So timer in a real-time operation such as the traffic light, digital clock, process control, and serial communication. ये जो बेसिक रियल टाइम एप्लीकेशंस है किसी टाइमर की, आपको पता है कि जब हम किसी ट्रैफिक लाइट की बात करते हैं तो उसमें आपके थ्री लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, और जो कि पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद ग्लो होती हैं और फिर फिक्स टाइम के बाद टर्न ऑफ हो जाती हैं. ठीक है? सो एक पर्टिकुलर डीले के बाद आपके लिए एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है, जो कि कौन जनरेट करता है? टाइमर. ठीक है? सपोज करो एक येलो लाइट 5 सेकंड के लिए ग्लो करनी है, तो हम उसको 5 सेकंड का डिले देने के बाद में उसको इनेबल कर देंगे, और उसके 5 सेकंड बाद जब वो आपकी येलो लाइट इनेबल हो जाएगी उसके बाद वो ऑफ हो जानी चाहिए, और उसके बाद रेड कलर का या ग्रीन कलर का लाइट आपका इनेबल हो जाना चाहिए फॉर द 30 सेकंड. तो यहाँ पे जो 30 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 5 सेकंड की बात कर रहा हूं, दीज आर द टाइम डिलेस बिटवीन द टू ऑपरेशंस. ठीक है? पहला ऑपरेशन क्या था कि हमें येलो लाइट ग्लो करवानी है. दूसरा ऑपरेशन क्या है कि हमें ग्रीन लाइट क्या करनी है? इनेबल करनी है, ग्लो करनी है. उसी टाइम पे हमें येलो लाइट को ऑफ भी करना है. ठीक है? यानी कि किन्हीं दो ऑपरेशंस के बीच में अगर कोई टाइम डिले हमें जनरेट कराना है तो उस एप्लीकेशन के लिए हम टाइमर्स का यूज करते हैं. ठीक है? एप्लीकेशन समझ में आ गई? सो दीज टाइमर ऑफ द फ्यू माइक्रोसेकंड टू फ्यू सेकंड्स, यानी कि इनकी जो रेंज होती है, टाइमिंग डिले की जो रेंज होगी वो फ्यू माइक्रोसेकंड से फ्यू सेकंड्स हो सकती है. कैन बी विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिंग ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हम किन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के लिए, यानी कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे. और ये जो हम एक ही प्रोसेस को रिपीटेड वे में करते रहते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हम लूपिंग. ठीक है? और इस रिपीटेड प्रोसेस को कितनी बार करना है उसको काउंट करने के लिए हमने यूज करा इसमें काउंटर. So basically timer delay जो होता है is a function which generates by the looping and counting method of the programming technique. ठीक है? इसलिए हमने इसको पढ़ने से पहले ही अपना प्रोग्रामिंग और जो लूपिंग और काउंटिंग का फंक्शन है वो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था. ठीक है? अब बेसिकली हमें टाइम डिले मिलेगा कैसे?
आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड करती है, मतलब कंज्यूम करती है वो इंस्ट्रक्शन। और ये टाइम कंज्यूम जो एक इंस्ट्रक्शन करती है ये उसके नंबर ऑफ टी स्टेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फैच करके लाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, जो कि उस इंस्ट्रक्शन के टी स्टेट्स बताते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टी स्टेट्स आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, यानी कि उसमें केवल उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हुआ है, आपके कोई भी सिग्नल ना तो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर गया है ना ही कोई अंदर गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, ये आपके किसी ना किसी डेटा पिंस के थ्रू आउटपुट डिवाइस पे लगी होंगी। आउटपुट डिवाइस में आपकी मैट्रिक्स ऑफ द एलईडी होगा, जिसको ऑपरेट होने के लिए आउटपुट कंट्रोल सिग्नल चाहिए होगा। तो ये आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर कब जनरेट करेगा? जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम डिले कंप्लीट होने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर उस आउटपुट सिग्नल को जनरेट कर देगा। ठीक है, और ये बार बार उस आउटपुट सिग्नल पे जो डेटा जा रहा है उसको चेंज कर करके आपकी रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये आउटपुट सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा आईओ डिवाइस को, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स को, ये सिग्नल आपका वेरी करता रहेगा उस हिसाब से कि आपकी कौन सी लाइट ग्लो करवानी है और कौन सी लाइट ऑफ करवानी है। ठीक है, उसका भी प्रोग्राम हम इस लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी राइट द डिले प्रोग्राम फॉर द टू कंट्रोल द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने अभी किसकी बात करी? टी स्टेट की। तो बेसिकली मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज अ टी स्टेट? टी स्टेट इज द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक साइकिल। ठीक है, क्लॉक साइकिल का जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है, एक सिंगल टाइम पीरियड, वो आपका टाइम पीरियड टी स्टेट कहलाता है। और वो टी स्टेट बनता कैसे है? आपकी क्लॉक को जनरेट करने के लिए हमने एक क्रिस्टल यूज करा है। हमेशा जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की डिवाइड बाय 2 होगी इन द 8085। अगर आपने 5 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज करा है तो उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वो 2.5 मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होगा आपका, यानी कि वन टी स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फिर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको डिवाइड बाय 2 करके क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, क्योंकि जो टी स्टेट बनती है वो आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की डिवाइड बाय 2 होती है। ठीक है, एक और हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के टी स्टेट को बढ़ाने के लिए। जो हमने डिले जनरेट कराना है, डिले में जितना आपका प्रोग्राम वो बड़ा होगा उतना ही टाइम वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए लार्ज टाइम पीरियड जब हमें ये होता है तो हम अपने डिले प्रोग्राम का साइज बढ़ा देते हैं बाय यूजिंग द एनओपी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग द एनओपी इंस्ट्रक्शन। एनओपी इंस्ट्रक्शन इज द नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। एनओपी इज द नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जब किसी प्रोग्राम में आपकी लिखी हुई होती है और माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर आपकी नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, तो केवल और केवल माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। ठीक है, और फैच करने में आपको पता है कि 4 टी स्टेट कंज्यूम होते हैं। और उस कंज्यूम होने के बाद में उसका जब एग्जीक्यूशन होता है तो एग्जीक्यूशन में माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता है, केवल उसकी जो बसेस होती हैं वो वेट साइकिल में चली जाती हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में नो ऑपरेशन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है 8085 में जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता है, डन नथिंग। ठीक है, एंड इट्स द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज ओनली एंड ओनली टू कंज्यूम द टाइम पीरियड ऑफ द 4T स्टेट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पर नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में मैंने एक बार क्लॉक फ्रीक्वेंसी एज्यूम करी 2 मेगाहर्ट्ज, क्लॉक फ्रीक्वेंसी एज्यूम करी है। ठीक है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी एज्यूम नहीं करी है। तो जो टाइम पीरियड निकल के आया आपका वो कितना आया? 1/2 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज इज दैट मींस माइक्रोसेकंड और 1/2 मींस 0.5। सो आवर टाइम पीरियड इज 0.5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, ये आपका एक टी स्टेट का टाइम पीरियड हुआ। 0.2 सॉरी 0.05 माइक्रोसेकंड। नहीं सॉरी, क्या आएगा? 0.5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपका एक टी स्टेट लगा है, तो नो ऑपरेशन में आपका कितने टी स्टेट लगते हैं? 4 टी स्टेट। और उन 4 टी स्टेट में आपका कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड कंज्यूम होगा?
एक इंस्ट्रक्शन में, एक एनओपी के इंस्ट्रक्शन में वो हुआ आपका 2 माइक्रोसेकंड, ठीक है। अब जब हम एक प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं कि यही आपका इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, सो उसको डिसाइड करने के लिए पहले हमें एक काउंटर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उस काउंटर में हमें कुछ नंबर ऑफ काउंट्स लोड कराने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ काउंट्स जो हमें किसी एक रजिस्टर में लोड कराने पड़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी टाइमर डिले में टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हमें 1 सेकेंड का टाइम डिले चाहिए और एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें हमें 1 मिली सेकेंड का प्रोग्राम टाइम डिले चाहिए, यानी कि एक प्रोग्राम हमें लिखना है कि जिसमें 1 सेकेंड का टाइम डिले चाहिए, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 1 मिली सेकेंड का टाइम डिले चाहिए। तो उन दोनों के जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होंगे। बस अंतर कहाँ आएगा कि जितना हमने काउंट्स रजिस्टर में डाला है कि ये प्रोग्राम आपका कितनी बार चलेगा, वो आपका टाइम, वो जो आपके नंबर्स होंगे वो चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है। सपोज करो एक काम को करने में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, और उसी इंस्ट्रक्शन को एक बार में 20 बार घुमा दूं, यानी कि उसी इंस्ट्रक्शन को मैं 20 बार एग्जीक्यूट करवाऊं, तो मेरा कितना टाइम कंज्यूम हो गया, 100 मिली सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बार अगर मैं उसी 5 मिली सेकेंड के इंस्ट्रक्शन में जितना टाइम कंज्यूम हो रहा है उसी को अगर मैं 10 बार एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 50 मिली सेकेंड। यानी कि ये आपका रिक्वायर्ड टाइम डिले नंबर ऑफ काउंट्स को वेरी करने से आपका रिक्वायर्ड टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बात क्या करी, केवल और केवल एक इंस्ट्रक्शन की, एनओपी। मगर हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो केवल एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू तो हम लूपिंग, काउंटिंग और टाइम डिले ये सब अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम एक मिनी प्रोग्राम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइम डिले प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली उसमें हम क्या यूज करते हैं, काउंटर्स। तो टाइम डिले यूजिंग काउंटर्स हम कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक में देखो। द काउंटिंग कैन क्रिएट्स द टाइम डिले अ रजिस्टर और अ रजिस्टर पेयर। यहाँ पे एक लाइन बोली मैंने, अ रजिस्टर एंड अ रजिस्टर पेयर, यानी कि वो आपका एक सिंगल 8 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है जिसमें हम अपने काउंट्स लोड करवाएंगे, या फिर वो रजिस्टर आपका 16 बिट का रजिस्टर पेयर हो सकता है। आपके पेयर्स में आपके बीसी पेयर, डीई पेयर और एचएल पेयर, दीज आर द रजिस्टर पेयर्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ रजिस्टर पेयर टू स्टोर द 16 बिट काउंट्स, ठीक है। अब जब हम उस 16 बिट रजिस्टर में या फिर रजिस्टर पेयर में या फिर 8 बिट रजिस्टर में एप्रोप्रिएट काउंट्स लोड करा देते हैं, देन द काउंट इज डिक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। द काउंट इज डिक्रीज्ड बाय 1 इन ईच स्टेप। ये स्टेप कौन सा है कि जब आपका एक पर्टिकुलर डिजायर्ड फंक्शन वर्क कर जाएगा तब आपका काउंटर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा और फिर हम उस काउंटर को चेक करेंगे क्या आपका काउंटर 0 हो गया है। अगर वो 0 नहीं हुआ होगा तो हम उस प्रोसेस को, उस टास्क को दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और ये रिपीट करने का प्रोसेस कहलाता है आपका लूपिंग। तो लूपिंग एंड काउंटिंग आर बोथ द मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड रिपीट द स्टेप्स, और यही स्टेप्स हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, कब तक, अंटिल द काउंट बिकम्स 0, ठीक है। यानी कि आपको कोई एक काम करना है और वो काम आपको कितनी बार करना है वो एक रजिस्टर बताएगा। अगर आपने वो काम पहली बार कर लिया है तो रजिस्टर के काउंट एक बार डिक्रीमेंट हो जाएंगे, फिर आप उस काम को करेंगे दोबारा से रजिस्टर के काउंट एक बार डिक्रीमेंट हो जाएंगे, फिर से इस काम को करेंगे, ऐसे ही आप एन नंबर ऑफ टाइम्स उस काम को करते रहेंगे, ठीक है। जब क्योंकि आपके जो हमने काउंट्स डाले हैं वो एन है। द required time delay can be achieved by loading the appropriate count। तो इसलिए अब हम सिंपल काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम डिले निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट टाइम के लिए काउंट्स निकालना जरूरी होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम डिले बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ काउंट्स निकालना जरूरी होता है कि हम उस रजिस्टर में कितने काउंट्स डालें, यानी कि एक प्रोग्राम जो हमने बना लिया है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाने से हमें रिक्वायर्ड टाइम डिले मिल जाएगा, ठीक है। और वो काउंट कहां होंगे, इन अ रजिस्टर
अगर वो 8 बिट का है, या फिर रजिस्टर पेयर अगर वो 16 बिट का है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस प्रोग्राम में आपका क्या है, जनरेशन ऑफ द डिले बाय यूजिंग 8 बिट काउंटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ द डिले बाय यूजिंग 8 बिट काउंटर। तो 8 बिट काउंटर का मतलब है कि जो हम रजिस्टर यूज करेंगे वो आपका एक सिंगल 8 बिट का रजिस्टर होगा, और उसमें जो हम काउंट डालेंगे वो भी आपके 8 बिट्स के होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी काउंट्स की संख्या नहीं पता है, कि क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि अभी कितने सेकंड का या कितने मिली सेकंड का आपको टाइम पीरियड, मतलब टाइम डिले निकालना है, बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक सी रजिस्टर में क्या करें, अपने काउंट्स को मूव कर दिया। यहां पर जो काउंट्स लिखा हुआ है ये आपका एक 8 बिट कोई नंबर है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि कोई भी आपका 00 से लेकर FF तक के काउंट हेक्साडेसिमल में आप सी रजिस्टर में लोड करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने सिंपल एनओपी इंस्ट्रक्शन का यूज फिलहाल नहीं करा है। ठीक है, एनओपी इंस्ट्रक्शन का यूज हमने फिलहाल इस प्रोग्राम में नहीं करा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल डीसीआर सी, हमने क्या करा, सी रजिस्टर को एक बार डिक्रीमेंट करा दिया, और डिक्रीमेंट कराने के बाद में, क्योंकि डिक्रीमेंट आपकी एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। उससे आपके जीरो फ्लैग एक ऐसा फ्लैग होता है जो आपके रजिस्टर के कंटेंट जब सारे जीरो हो जाएंगे तब आपका जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके उस रजिस्टर के कंटेंट जो अभी डिक्रीमेंट हुआ है वो जीरो नहीं हुए होंगे तो जीरो फ्लैग आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं कि डिक्रीमेंट सी को कराने के बाद में, सी को हमने डिक्रीमेंट करा दिया, उसके बाद में सी रजिस्टर के कंटेंट जीरो हुए हैं या नहीं हुए। तो हमने क्या कराया कि जंप इफ जीरो, जंप इफ नो जीरो, अगर कंटेंट सी रजिस्टर के जीरो नहीं हुए हैं तो वो दोबारा से बैक लेवल पर जंप कर जाएगा, यानी कि हमने एक लूप फॉर्म कर दिया यहां पर। ठीक है, काउंटिंग का काम हमने यहां पे कर दिया, MVIC कॉमा काउंट। ठीक है, मगर यहां पे अब हमने क्या लगाया, लूप, तो वो बैक लेवल पर कहां कर जाएगा, जंप कर जाएगा, और बैक लेवल कहां पे है, यहां पर BACK। ठीक है, तो यानी कि ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपके सी रजिस्टर के काउंट जीरो ना हो जाए। ठीक है, सो इन द अबव प्रोग्राम DCRC एंड द जंप इफ नो जीरो बैक, ये जो दो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, DCRC एंड जंप इफ नो जीरो बैक एग्जीक्यूट्स नंबर ऑफ टाइम्स, और कितने टाइम्स, इक्वल टू द काउंट्स स्टोर इन द सी रजिस्टर, जो भी काउंट्स हमने सी रजिस्टर में डाल दिए हैं उतने टाइम के लिए, यानी कि उतने काउंट्स के लिए आपकी ये दोनों इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, सो MVIC ये डिसाइड करेगा आपका काउंट, और ये जो DCRC और GNRZ है, JNZ बैक, ये बैक एक लेबल हमने असाइन कर दिया है क्योंकि अभी एड्रेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने प्रोग्राम को एड्रेस अलॉट नहीं करा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारी क्या बनाएंगी, एक लूप बनाएंगी। तो लूपिंग एंड काउंटिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टाइमर डिले प्रोग्राम। आगे, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका क्योंकि एक लूप भी फॉर्म हुआ है, तो जो टाइम डिले एक इस प्रोग्राम में हमें निकालना होगा वो आपके इंस्ट्रक्शंस की टी स्टेट डिसाइड करती है। ठीक है, और हमें उस पूरे ड्यूरेशन के लिए निकालना है कि हमारा कितना टाइम ये कंज्यूम करेंगी। तो आपको पता है कि ये जो दो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपकी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुई हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपकी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुई हैं, और ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होंगी, आपके जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। मगर ये जो MVIC इंस्ट्रक्शन है, MVIC कॉमा काउंट, ये आपके इस प्रोग्राम में केवल एक बार एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, MVIC कॉमा काउंट हमने एक बार में कोई भी काउंट अपने सी रजिस्टर में डाल दिए, केवल एक बार एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद में वो हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है, और फिर जंप इंस्ट्रक्शन चेक होके सेटिस्फाई होके वो वापस DCRC पे चला जा रहा है। यानी कि इसमें हम उसको अब प्रोग्राम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी हो गई, ये होगा आउटसाइड द लूप, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका ये होगा आउटसाइड द लूप, और ये होगा आपका नीचे वाला पार्ट इनसाइड द लूप।
ठीक है। ये जो आउटसाइड द लूप वाली इंस्ट्रक्शन है MBIC, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट हुई है, और ये जो नीचे की दो इंस्ट्रक्शंस है, ये आपके जितने नंबर ऑफ काउंट्स है उतने टाइम्स एग्जीक्यूट हुई हैं। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे उसमें आपका जितना टाइम पीरियड इनमें कंज्यूम हो रहा है DCRC और JNZ बैक में, तो ये आपका काउंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब देखो नीचे, so the total time period of the delay in a program is divided into the two part। एक है आउटसाइड द लूप TOL, ये OL आपका सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये बताता है आउटसाइड द लूप, और एक ये बताता है TL यानी कि इनसाइड द लूप, यानी कि लूप का टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड आउटसाइड द लूप एंड टोटल टाइम पीरियड इनसाइड द लूप। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, जो JNZ इंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको बताया था ये आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, जब हम जंप इफ नॉट जीरो बैक पे जाएंगे तो ये हर बार डिक्रीमेंट सी करने के बाद में कंडीशन चेक करता है, और जब तक आपका सी रजिस्टर का काउंट डिक्रीमेंट होने के बाद जीरो नहीं होगा तब तक के लिए तो आपकी जंप इफ नॉट जीरो ट्रू रहेगी, और ट्रू स्टेट में ये हमेशा कितने टी स्टेट लेता है, 10 टी स्टेट। ठीक है, जब ये ट्रू होता है तो 10 टी स्टेट ऑफ द इफ ट्रू, और ये ट्रू कब तक बनी रहेगी, आपका सिर्फ एक केस ऐसा आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब आपके सी के रजिस्टर के काउंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और जब सी रजिस्टर के काउंट जीरो हो जाएंगे तब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि उस टाइम पर आपके जंप इफ नो जीरो की कंडीशन फॉल्स होगी, और फॉल्स कंडीशन में ये केवल कितना टाइम कंज्यूम करता है, 70 स्टेट। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल काउंट है, अब उसको भी हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट है आपका काउंट -1, यानी कि अगर आपने काउंट की जो वैल्यू है वो 100 सेट करी है तो 99 टाइम्स तो आपका जंप इफ नो जीरो 10 टी स्टेट कंज्यूम करेगा, और केवल एक टाइम वो आपका 70 स्टेट कंज्यूम करेगा। इसको समझ में आ गया, ये बात है टी स्टेट की। अब मुझे ये चेक करना है कि हमारे पूरे प्रोग्राम में कितने टी स्टेट लग रहे हैं। ठीक है, सो पहली बात है MVIC कॉमा काउंट, तो इसमें हमारे 70 स्टेट लग रहे हैं। DCRC क्योंकि ये केवल फैच करता है तो इसमें 40 स्टेट लग रहे हैं, और जंप इफ नो जीरो बैक इसमें आपके 10 टी स्टेट ऑब्लिक 70 स्टेट लग रहे हैं। ये 10 टी स्टेट आपके काउंट -1 टाइम्स लग रहे हैं, और 70 स्टेट केवल लास्ट के टाइम में लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका MVIC कॉमा काउंट टेक्स द 70 स्टेट। 70 स्टेट क्यों, क्योंकि इसमें दो मशीन साइकिल चलते हैं, एक फैच चलता है और दूसरा रीड चलता है। तो फैच में आपके 40 स्टेट लगे और रीड में आपके 3 स्टेट लगे, सो 4 + 3 इज 7। सो इसलिए MVIC कॉमा काउंट में आपके 70 स्टेट लगते हैं। ठीक है, और ये आपके आउटसाइड द लूप वाला पार्ट है। ठीक है, आउटसाइड द लूप, तो इसलिए जब हम इसमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7 स्टेट। ठीक है, मगर TL में जब हम TL की बात करेंगे, आपके TL में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, तो आपका 4 स्टेट लग रहे हैं DCRC में, 4 स्टेट लग रहे हैं DCRC में, प्लस 10 स्टेट लग रहे हैं जंप इफ नो जीरो में। ठीक है, मगर ये 10 स्टेट कब तक लग रहे हैं, काउंट -1 तक, काउंट -1, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने करा दी इस वाली टर्म के साथ में। ठीक है, तो यानी कि 40 स्टेट प्लस 10 स्टेट, तो ये हो गया आपका 14 स्टेट मल्टीप्लाई बाय काउंट -1। ठीक है, ये चीज हो गई, मगर अभी आपका लास्ट स्टेट बचा हुआ है, यानी कि लास्ट काउंट बचा हुआ है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं लास्ट काउंट की वैल्यू। लास्ट काउंट में कितना चलेगा, 40 स्टेट, तो ये चलेगा ही चलेगा, साथ में जब हम जंप पे जाएंगे तो ये 70 स्टेट लेगा, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 स्टेट। ठीक है, तो यानी कि पहले आपके लूप में कितना लग रहा था, 14 स्टेट, और लास्ट वाले लूप में लग रहा है 11 स्टेट। ठीक है, सो यहां पे ना एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। तो टोटल टाइम पीरियड डिले अब कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड डिले इज द आउटसाइड द डिले, यानी कि 70 स्टेट हो गया,
फिर हमने करा काउंट -1, और काउंट -1 में कितना लग रहा है 4 + 10, 4 आपके DCR-C के लिए और 10 आपके जंप इफ नो जीरो के लिए। मगर लास्ट काउंट में आपका कितना लग रहा है 11 टी स्टेट। ठीक है, अब इसको हम एक और ढंग से लिख सकते हैं जो मैंने आपको इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इस लाइन में हम ये काउंट -1 को हटा देते हैं, हम सिंपल उसको क्या कर देंगे काउंट कर देंगे। अब काउंट करने से क्या होगा, वो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन में आपका 3 टी स्टेट कम लग रहा था वो इसमें ऐड हो चुका है, क्योंकि हमारे 10 की जगह 7 टी स्टेट लेने थे। मगर अगर हम उसको काउंट से ही मल्टीप्लाई करा देंगे तो यानी कि हमने उसमें 10 टी स्टेट एक्स्ट्रा ले लिए, तो हम क्या करेंगे उसमें से ये 3 टी स्टेट माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जो हमारे टी स्टेट लग रहे हैं आउटसाइड द लूप वो प्लस जितने टी स्टेट लग रहे हैं इनसाइड द लूप मल्टीप्लाई बाय काउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय काउंट -3 टी स्टेट। ठीक है, तो उसमें हमें काउंट -1 और ये वाली चीज अलग अलग नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, केवल इस फॉर्मूले से आपके टोटल टाइम पीरियड निकल जाएगा, जो टोटल टाइम पीरियड डिले का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे एज्यूम करा, क्या एज्यूम करा कि जो आपका टोटल काउंट है वो 5 है, सपोज ऊपर वाले एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे टीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास टी स्टेट थी अभी केवल, तो 4 टी स्टेट, यानी कि यहाँ पे क्या था अभी 7 टी स्टेट था, तो 7 टी स्टेट में से हमने 3 टी स्टेट माइनस कर दिया तो कितना बचा 4 टी स्टेट, तो ये बचा है आपका 4 टी स्टेट, प्लस में हुआ 5 जो कि काउंट है, मल्टीप्लाई बाय 14 टी स्टेट। ठीक है, तो 14 5 जा 70 और 70 + 4 74, तो टोटल टी स्टेट कितने आ गए 74। और अगर आपको पहले टी स्टेट का टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, या फिर आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन है, या फिर आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप एक टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब एक टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि इस टी की 1 टी की वैल्यू जब आपको निकल जाएगी, तो आप उसको 74 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 74 टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है आपका 0.5 माइक्रोसेकंड, तो आपने 74 के साथ में मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया 37 माइक्रोसेकंड का टाइम डिले मिल गया। ठीक है, अब जो भी आपको ऑपरेशन कराना है इस प्रोग्राम के बाद में वो लिख सकते हैं। अगर सपोज करो 37 माइक्रोसेकंड के बाद में आपको किसी पोर्ट एड्रेस पर आपको 0f भेजना है, ठीक है, सो आप उस प्रोग्राम में जो आपने ऊपर देखा था, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं यहां पर कि MVI कि MVI A,0F H, ठीक है, ये आपने MVI C, काउंट से पहले ही लिख रखा था, मगर ये जाएगा कब 37 सेकंड माइक्रो सेकंड के बाद, तो यहां पे लिखेंगे आप आउट, और यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपके इस पोर्ट एड्रेस पे जो आप यहाँ पे लिखेंगे उस पर आपका 0f चला जाएगा। और सपोज करो आपका पोर्ट एड्रेस क्या है, द पोर्ट एड्रेस इज 7f, तो आप लिख देंगे आउट 7f, तो वो आपका जो 0f आपने एक्यूमुलेटर में सेव करा था 37 माइक्रोसेकंड के बाद में वो इस एड्रेस पर, इस पोर्ट एड्रेस पर मूव हो जाएगा 75h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे हमने पता कर लिया कि जो हमारा डिले है वो काउंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको अभी जो हमने मेथड बताया है वो किसके लिए है, 8 बिट रजिस्टर के लिए। ठीक है, और 8 बिट रजिस्टर में मैक्सिमम काउंट्स हम कितने लोड करवा सकते हैं, दैट इज FFH। ठीक है, दैट इज FFH, और उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 255, उसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 255। तो यानी कि आपका कोई प्रोग्राम 255 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि जो काउंट्स की वैल्यू है, आपके एन की वैल्यू है वो कितनी हो गई 255। तो आपने सिंपल अगर उसी प्रोग्राम में क्या करा 255 वैल्यू रख दी, तो आपका टोटल टाइम पीरियड कितना मिलेगा उसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए जो टी स्टेट आपने लिखा था 0.5
0.5 माइक्रोसेकंड टी स्टेट के लिए, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 1787 माइक्रोसेकंड, ठीक है, फॉर 0.5 माइक्रोसेकंड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपको कितना टाइम पीरियड मिल गया इसके हिसाब से देख के बताओ, 1.785 मिली सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि एक 8 बिट के रजिस्टर से हम अपना मैक्सिमम 1.785, और अगर हम एनओपी इंस्ट्रक्शन भी इसमें लगा देंगे तो मैक्सिमम वो सम मिली सेकेंड्स में ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम केवल 8 बिट रजिस्टर्स का यूज करते हैं तो उसके लिए आपका मैक्सिमम टाइम डिले जो जनरेट होगा वो आपका मिली सेकेंड की रेंज में होगा, ठीक है। मगर क्या हो कि जब आपको जो टाइम डिले रिक्वायर्ड हो वो सेकेंड्स की रेंज में हो, सो आपको फिर 8 बिट रजिस्टर को छोड़कर 16 बिट रजिस्टर की ओर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 16 बिट काउंटर, ठीक है। 16 बिट काउंटर और 8 बिट रजिस्टर के काउंटर में जरा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। क्यों है सबसे बड़ा अंतर, यहाँ पे जब हम 8 बिट के काउंटर को डिक्रीमेंट कराते हैं तो हम लिखते हैं DCR, और जब हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि DCR से फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मगर जब हमें किसी 16 बिट रजिस्टर के कंटेंट्स को डिक्रीमेंट कराना है तो हम लिखते हैं DCX,